24 में 10 और छूट जाएगी। नहीं, लेकिन मैं कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ प्रधानमंत्री जी की जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी, और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। मोदी जी, कभी माँ के बारे में कोई कुछ कहता है तो मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। सवाल मेरी माँ का नहीं है जी। मेरी माँ तो चलिए मुझे जन्म दिया निमित्त है, वैसे तो मैं मेरी साथ माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया है, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से। वो तो नहीं मानती होंगी ऐसे नहीं नहीं, यश। मैं माफ़ी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता, लेकिन क्या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा लेकिन माता आपकी माँ नहीं होगी। आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। ऐसा है कि मैं तो कभी उसमें राजनीति में था नहीं। अचानक मुझे संगठन का काम करता अटल जी का फोन आया कि विराट को आओ, काम है। तो मैं अटल जी के पास आया, तो कहा भाई तुम्हें गुजरात जाना है। मैं कहा क्यों? मैंने कहा मैं अभी यहाँ इतने सारा देश भर का काम देखता हूँ, अब फिर मुझे गुजरात क्यों कैसे आप डाल रहे हो? मैंने पार्टी का काम कर ही रहा हूँ मैं, और उसमें गुजरात का भी कभी कभी जाके देख लेता हूँ। नहीं, अब बहुत हो गया संगठन, अब तुमको सरकार संभालनी पड़ेगी। मैं कहा अटल मैंने तो कभी सरकार चलाई नहीं, मैं जानता नहीं किसी को, मैं कभी पुलिस थाना नहीं देखा, मैं क्या करूँगा? तो मैंने मना किया उनको। तो दूसरे दिन सुबह अटल जी का आडवाणी जी का फोन आया, कह रहे भाई तुम कल अटल जी को मना करके आ गए हो? मैं कहा हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया। और मुझे कहा नहीं बोला आओ जरा बात करेंगे। तो मैं आडवाणी जी के घर गया। ये बोले सब लोगों ने कई दिनों से चर्चा चल रही थी, और ये सबका मत बना है, केशुभाई का मत बना है कि भाई नरेंद्र भाई को भेजिए, इसलिए आपको जाना है। तो फिर मैंने अटल जी को फ़ोन किया, मैं कहा अटल जी मैं आता हूँ। मैं कहा अटल सॉरी, मैंने कल मेरा तरीका ठीक नहीं होगा, जो पार्टी करेगी मैं कहेगी मैं करूँगा। तो फिर मैं गुजरात गया, तो पहले मैं मेरी माँ से मिलने गया, और माँ से मैंने कहा कि माँ मैं तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दुनिया अलग थी, अब मुझे वापस मैं आ रहा हूँ गुजरात। अच्छा, बोले तुम गुजरात आओगे? चलो अच्छा है। उनकी खुशी यही थी के पास नजदीक। और तो उन्होंने मुझे दो बातें कही, देख भाई गरीब की चिंता करना, और दूसरा वो गुजराती में रिश्वत को लांच शब्द है, कभी लांच मत लेना। शायद उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर भी है। तो ये तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जुड़ा। वैसे तो मैं बड़ा कट ऑफ था, कहीं बाहर ही रहता था। फिर मैं जब नामांकन करने गया पहली बार, तो मैंने कहा चलो भाई माँ के पैर छू करके जाते हैं। तो मैं मेरे भाई के घर गया, माँ ने मुझे गुड़ खिलाया। तब से लेकर के मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया और नामांकन कर गया, और गुड़ देती थी। ये पहला मेरे जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की
करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ। माँ गंगा तो है ही है, तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। आपके सामने माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप थोड़े नहीं, मजाक टफ उड़ाते हैं जी, पॉलिटिशियन आप लगते। हमारा मेरा ही वीकनेस कहो, वीकनेस कहो, जो भी है, मैं गरीब की बात हो, दुखियारों की बात हो, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब ये मेरी वीकनेस भी है, एक सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप माँओं की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएँ आपके साथ हैं। एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट दे के जाओ। ऐसे है जी, मैं बताता हूँ, मैं माँ शब्द बोलता हूँ, मतलब मेरे मन में एक समग्र संसार है, उसमें बच्चे भी हैं जी, छोटी छोटी बेटियां हैं, पर माँ स्वरूप मैं बोल रहा हूँ ये। तो मैं माँ कहते कोई एक बायोलॉजिकल चर्चा मेरी नहीं है, मेरा एक पूरा बड़ा भाव है लोगों की तरह। प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं, बाहर भी? और इनमें कुछ लिंक नजर आता है, कुछ मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा, और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं, उसने दिखाया है, और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, लौ फड़फड़ाती है। फटफटाती है, तो ये वो फटफटाहट है। अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। प्रधानमंत्री जी, एक काम जो आपने किया है, जो हम लोग भी बाहर जाते हैं
विदेश दौरा आपका कवर करते हैं, हम लोग अभी यूएस गए थे, तो मन बड़ा गर्व से भर गया कि बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे होंगे ये किस मेहमान को बुलाया है कि हमारे घर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है, जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना है, मंदिर जाना कूल नहीं है। ये सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों में और हिंदुओं में भरा है, क्या ये आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है? मेरा मेरा जीवन ही इसके लिए है, सवाल सोच का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी भारत को प्यार करता है, उसकी चमड़ी का रंग कोई भी हो, जो भी भारत को प्यार करता है वो भारत पर गर्व करे, और आन बान शान के साथ गर्व करे, और समझ करके करे। आंख बंद करके करे मेरी अपेक्षा नहीं है। और मैं हिंदुओं तक सीमित रह करके इतने बड़े महान देश को अन्याय करना नहीं चाहता हूं। वो तो पाप होगा। अगर मैं सिर्फ हिंदुओं में ये भाव भरूं तो मैं पाप कर रहा हूं। मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूभाग में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो मेरे भारत को प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गौरव गान करे, वो तो मैं बड़ी दुनिया में, आपने देखा होगा महात्मा गांधी के 150 साल हुए, 50 साल भी हुए थे, 100 साल भी हुए थे, इस दुनिया को पता तक नहीं चला। मैंने महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन, वैष्णव भजन, मैंने तय किया कि दुनिया के 150 देशों में वहाँ के टॉप मोस्ट कलाकारों से ये होना चाहिए, और किया। दुनिया के 150 देशों के टॉप मोस्ट कलाकारों ने एक गुजराती भजन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन, सारी दुनिया ने गाया। मैं मेरे देश के गौरव के लिए दुनिया को जोड़ना चाहता हूँ। मेरे लिए उसमें कहाँ किसके गोद में पैदा हुआ वो मुद्दा ही नहीं है, किस भूमि में पैदा हुआ वो मुद्दा नहीं। पूरी दुनिया मेरे भारत का गौरव गान करे, ये मकसद लेकर के मैं तो निकला हूँ। मेरा तो कमिटमेंट है ये, और जीता भी तो इसी के लिए हूँ। योग दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, हर क्षेत्र में मैं एनवायरनमेंट को लेकर के मैंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फिर मैंने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, बिजली के लिए मैंने कहा। तो मेरी हर सोच में मैं ग्लोबली, मैंने हमारे चंद्रयान गया तो पॉइंट का नाम मैंने शिव शक्ति रखा है। अब शिव शक्ति से उसको किसी को तकलीफ हो कि भाई ये हिंदू वाला कहाँ से ले आया, तो उनकी मजबूरी है। मेरे देश से सहज निकलेगा जाए, शिव और शक्ति से ऊपर से क्या हो सकता है जी। और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है, संकोच भी नहीं है, मुझे गर्व है। तो मैं गर्व से जीता भी हूं, लेकिन मैं किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, भूभाग कहीं से हो, मेरे देश के गीत गाए दुनिया, इसके लिए तो मैं पैदा हुआ हूं जी। अब देखिए, हम 300 से ज्यादा कलाकृतियां जो चोरी की गई थी हम वापिस लाए। अभी पहले भी हो सकता था जी, लेकिन हमने वो विश्वास दी। और मैं तो देखो, मुझे कोई आपके किसी पत्रकार परिवार में से भी, मुझे उनका कोई बच्चा विदेश पढ़ता था, तो कहा भाई आजकल तो हमको यूनिवर्सिटी में बोले मोदी जी ने भारत को कूल बना दिया। ये बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी में साथ से घूम रहे हैं जी। नहीं, कूल और स्ट्रॉन्ग दोनों बना दिया। प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है। वो है कि जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस, 2976 वीडियोस की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को?
पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2,900 या 3,000 और 5,000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तब का है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर पे थे, तब का है। इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा और चुनाव में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया, वो ब्लॉक वोकल का, उसके बाद उसको बाहर लाना और उसको विदेश बाहर भेजने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही शंकास्पद है खेल। क्योंकि आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो, अगर आपके पास जानकारी है तो अपने वॉच रखते, एयरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कभी इन्फॉर्म नहीं किया आपने। इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है और उनको मालूम है कि ये उनके कार्यकाल के सरकार में जब उनकी भागीदारी थी तब का ये उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में एक खेल बंद होने चाहिए, वापस लाएंगे, वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में है, बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि भाई 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार के डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन? पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है, लेकिन आवश्यकता ये है कि चीज़ों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। एक्यूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार बना। अब जैसे पीएलएफएस का डेटा, उसको तो विश्वसनीय मानोगे आप, पीएलएफएस के डेटा को तो विश्वसनीय होगा। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। उसी प्रकार से ग्रामीण बेरोजगारी, यानी हर जगह पे आया कि भाई ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है, इकोनॉमी का सेंटर बनते जा रहे ग्रामीण। 2017 से लेकर के 2023 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2017 49.8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023 में लगभग 58% हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी दर 6% थे, अब करीब करीब 3% हो गया है। इसको क्या कहेंगे? नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव हुई है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का काम करती है। और 1 करोड़ लखपति दीदी, और अभी मेरा लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी का। ईपीएफओ में 6 करोड़ लोगों से ज्यादा रजिस्ट्री होती है। वो तो ऐसे नामकरण नहीं है, वो तो कैश मिलता है तब बनता है जी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब दोनों बढ़ाई गई है। मुद्रा योजना, लाखों लोगों को हमने बिना गारंटी लोन दिए और एक एक व्यक्ति ने एक एक 2-2 लोगों को रोजगार दिया। नए सेक्टर्स के लिए हमने स्पेस खोल दिया। हमने स्टार्टअप देखिए, पहले के ज़माने में 200-300 स्टार्टअप थे, आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं और टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर वो नेतृत्व कर रहे हैं। ड्रोन्स का क्षेत्र इतना बड़ा बढ़ा है जी, आज ड्रोन जीवन में इतना उपयोगी हो रहा है, इतना बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस सेक्टर तक
आज कोई भी टीवी कैमरा वाला, शादी वाला कैमरा वाला भी ड्रोन वाले अलग ऑपरेटर रखता है। ड्रोन दीदी का मेरा कार्यक्रम पूरे देश में बहुत बड़ा कमाल कर रहा है जी। मैपिंग की बात हो, कृषि की बात हो, और रक्षा क्षेत्र हो, इवन ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, मेडिसिन में कितना बड़ा कमाल हुआ है। 5G का विस्तार, ये टावर वावर तो लगे होंगे तो रोजगार को ये मिला हुआ। AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कितना बड़ा अवसर मिल रहा है। यानी एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि अब हम 6G पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। जितने अवसर हमने पैदा की है वो पहले कभी नहीं हुए, और जितने अवसर की संभावना हम देख रहे हैं वो भी पहले कभी नहीं सोचा गया था। मोदी जी, वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए, बिजली तो आएगी कम से कम। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तारीफ वहां के मंत्री कर रहे हैं। आप देखिए महंगाई, आप इंदिरा जी के समय देश में कितनी महंगाई थी, ये भी पाठशाला में करने जैसा कार्यक्रम है जी। और मोदी के राज में कितनी महंगाई है, 2014 के पहले कितनी महंगाई थी, 2014, और आज तो युद्ध का समय है। और आप हैरान हो जाएंगे जी, मुझे दुख होता है कहने से, लाल किले पर से पंडित नेहरू का भाषण है, आपको वो ऑडियो और वीडियो दोनों मिलेगा। नहीं, हमने चलाया था। उस भाषण में वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ी है ताकि नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है। नॉर्थ कोरिया में लड़ाई, तब तो इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था और नेहरू जी को महंगाई मारती थी। अभी तो यूक्रेन वगैरह में तो लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है, क्योंकि वहां कुछ चीजें हो है, यानी फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, तीनों पर इस लड़ाई का प्रभाव है जी। और तीनों महंगाई के मूलभूत चीजें हैं। 3 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदल गए महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से। हाँ। वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। नहीं, मैं तो चाहता हूं आपके न्यूज अवर में एक पूरा समय एक इसी पर निकालिए जी, और जानकार लोगों को बुलाइए, तू मैं वालों को नहीं। मैं पक्का बताता हूं जी, देश को पता चलेगा कितना झूठ चलाते हैं जी। और आप एक न्यूज अवर आपका इसको समर्पित कीजिए आप। बिल्कुल इस मुद्दे पर गहराई तक जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक सवाल जो हमेशा पूछना चाह रही थी मैं, आपने कहा जून 4 के बाद सब कुछ थम जाएगा, ये जो इकोसिस्टम का जो चल रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले 100 दिन का कार्यक्रम भी बन चुका है। तो कुछ बताइए। और आप बार बार अपनी रैलीज में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, तो जनता एकदम दिल थाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले हैं। छोटा सा ट्रेलर अगर हो। मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मेरा यानी स्वभाव से मैं बहुत एडवांस प्लानिंग का मेरा नेचर है। मैं बहुत यानी इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है, तो मैं बहुत एडवांस में सोचता हूँ। तो मैं, और गुजरात में मुझे एक्सपीरियंस भी था, मैं सरकार के बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ 14 में भी सोच के आया था, 19 में भी मैं सोच करके बैठा था। देखिए, हमने जो काम किए हैं, आप मेरा पहले का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 तलाक पर जो हमने जो कानून बनाया था पहले ही कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया, शुरू में ही कर दिया। यानी बड़ी समस्याओं से निपटना, उसको पूरा करना, ये मेरे नेचर में है। और मुझे तीसरा टर्म के लिए मैं बड़े निर्णय चाहता हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहता हूँ। कोई तोड़फोड़ करने के निर्णय मेरे नहीं होता है जी। 100 दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेडी है, और मैं 4 तारीख के बाद एक दिन भी समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। मुझे इतनी अनुकूलता है कि मैं मेरे देश को एक रत्ती पर नुकसान होने देना नहीं चाहता। मैंने विलंब के कारण जो नुकसान हो वो भी नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। और जहाँ तक मैंने ट्रेलर तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं तो सर, उस लिस्ट में क्या पूरे देश में यूसीसी लागू करना भी है? पहली बात है कि
यूसीसी का जो विषय है वो कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं, नहीं वो कोई बीजेपी का। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा है जी, ये लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उन पर सवार थी। यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। दूसरा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डजन बार कहा है कि भारत में यूसीसी करो। और ये देश में देखना चाहिए, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है। मेरा देश चल रहा है, गोवा में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, फिर भी यूसीसी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। उत्तराखंड ने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए हैं। तो एक के बाद एक प्रयोग, हम थोपने वालों में से नहीं है जी, हम इवॉल्व कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी हमें रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट पर स्टडी करने के लिए मैंने कहा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ। काम की? न मैं चुनाव के लिए सोचता हूँ, न मैं चुनाव का टाइम टेबल देख करके काम करता हूँ। मेरे सामने साफ है कि ये देश जब 100 साल का होगा, तब आज़ादी के 100 साल जब हो जाए, तब देश कहाँ हो। और ये रातों रात नहीं होता है। जैसे मैंने इस बार बजट में एक वाक्य बोला है, अब जो ट्रेलर और आगे क्या पूछ रही हो ना, इसमें से मिलेगा आपको। मैंने बजट में एक वाक्य बोला है कि हम डेमोग्राफी को लेकर के एक कमीशन बिठाएंगे। अब ये क्या है? देखिए, दुनिया के बहुत से देश परेशान हैं, वहाँ पर एजिंग के कारण बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अब एक डेमोग्राफी का एक रूप है। मैं नहीं चाहता कि 2047 में मेरे घर देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई प्लानिंग ना हो। आज हम युवा हैं, लेकिन कभी तो बूढ़े होंगे। तो इस सरकार का काम है कि अभी से सोचे। मैं वो सोचता हूँ कि आज आप जो नौजवान है वो 2047 में जब बूढ़े होंगे तब आप असहायता न अनुभव, इसके लिए प्लानिंग अभी से होना चाहिए। मैं इस लेवल के काम कर रहा हूँ जी। मैंने ऑलरेडी बजट में एक वाक्य बोला, लेकिन देश में मीडिया पकड़ नहीं पाए उस बात को, लेकिन मैं इस सोच से काम कर रहा हूँ जी। नहीं, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस बार तो गया हुआ है मामला, 29 में मोदी जी हटेंगे फिर हम आएंगे। 29 में उनका चांस है? ऐसा है, मैं राजनीति में कौन आए कौन जाए, कोई देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के आधार पर चलता हो जी। मैं मोदी के आधार पर देश चले, ये मोदी कभी नहीं चाहेगा। ऐसा मेरा देश, ये मेरा देश तो बहुरत्ना वसुंधरा है जी। यहाँ तो अनेक रत्न पैदा होते रहे हैं, आगे भी होते रहने वाले हैं, और देश आगे चलने ही वाला है। लेकिन इस प्रकार से माला जपने से कोई अपना भविष्य नहीं बना सकता। हर एक को अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जनता के सुख दुख के साथी बनना चाहिए, और वैकेशन थोड़े कम करने चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आपके कोई पॉलिटिकल पर्सनल बकेट लिस्ट होती है सबकी? कुछ जो हो गया, जो सबसे आपके दिल के करीब था, कोई एक चीज ऐसे बताइए कि वो हो गया तो वो मेरी अचीवमेंट मुझे महसूस होती है। ऐसा और होता बच है, क्या गया? मेरा काम का जो स्टाइल है ना, वो एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, टुकड़ों में नहीं होता है जी। लेकिन मैं जब उसको बाहर लाता हूं तो वो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। जैसे मैं कहूँगा, चलो भाई सबके बैंक अकाउंट खोलो। मुझे याद है, मैं 2014 में नया नया आया और जनधन अकाउंट का मैंने शुरू किया, तो हमारे अरुण जेटली बड़े परेशान हो गए, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि भाई कितनी बैंकों ने किया, बैंक वाले झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते, बैंक वाले रेडी पटरी वालों के पास जाते हैं। अरुण जी ने कहा, ये तो आपने क्या ऑर्डर कर दिया है, वो हो जाए। मैंने कहा नहीं जी, मुझे ये 100 दिन में काम पूरा करना है। लेकिन तब दुनिया को लग रहा था ये तो जनधन अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, बैंक वाले मेरे से झगड़ा कर रहे थे, साहब स्टेशनरी का पैसा तो मिले। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जीरो अमाउंट से अकाउंट खुलेगा।
तब आश्चर्य होता था लोगों को, लेकिन वही जनधन अकाउंट कोरोना के समय कितनी बड़ी ताकत बन गया। सही बात। वही जनधन अकाउंट फिर मैंने उसको आधार से जोड़ा, फिर मैं उसको मोबाइल से जोड़ा, फिर मैंने उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा। 36 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। फिर मनरेगा से जोड़ा। यानी मैं जब बैंक के खाता, दुनिया को तो लगा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है, मोदी की तो वहीं से शुरू होती है। और बाहर के जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल तो वो भी देखा। तो जब एक काम करता हूँ लगता है ये करते हैं, लेकिन समझ लीजिए मैं एक करता हूँ तो वो नहीं कर रहा हूँ, वो जाकर के कहीं और रुकेगा। पर कुछ कभी पर्सनल मैं सिंपल बताता हूँ जी कैसे होता है। मैं गुजरात गया मुख्यमंत्री के नाते, और मेरी पहली सचिवों के साथ मीटिंग थी। तो उस समय हमारे शिक्षा सचिव मिस्टर माकड़ करके थे। तो माकड़ ने कहा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में देश में हम 20 नंबर पे हैं। तो मैं चौंक गया, गुजरात जैसा राज्य गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20 नंबर पे। मेरे मन में चिपक गया वो पहली मीटिंग का वो। फिर हर वर्ष जून महीने में 44 डिग्री टेम्परेचर होता है गुजरात में, 13, 14, 15 जून 3 दिन मैं गांव में रहता था। उस गांव में जाता था जहां मिनिमम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, और मैं 3 दिन में 5 गांव करता था। उन 5 गांवों में घर घर जाना, और मैं कहता मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, और मैं भिक्षा में आपसे वचन मांगता हूँ कि मुझे वचन दीजिए कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। तो मैं भिक्षुक के रूप में काम करता था, और मुख्यमंत्री के नाते 3 दिन भिक्षा मांगनी है ना मांगनी, ये मेरा नियम था। और बच्चियों को मैं स्कूल ले जाता था। लोगों को लगा चलो मोदी जी बच्चों, लेकिन मैंने उस काम के लिए 1.5 लाख नए टीचर भर्ती किए। उस काम के लिए मैंने 2.5 लाख नए स्कूल के कमरे बनाए। इस काम के लिए मैंने हर स्कूल को इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उस काम के लिए मैंने हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर की व्यवस्था करना शुरू किया। फिर मैंने गुणोत्सव शुरू किया। उसमें मैं फिर 3 दिन दिवाली के बाद देता था, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, यानी पहले तो लगा कि यार मोदी गर्मी में ले जा रहा है, घुमा रहा है लेकिन बात यहाँ तक पहुंचा दी। तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं चीज को कहीं शुरू करता हूं तो मतलब वो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया हूं। जब मैंने योगा की बात कही तब लोगों को लगा जैसे हर दिन मनाने की बात आती वैसे ही आएगा। मेरे लिए वैसा नहीं था जी। दुनिया में एक विमेन डे के सिवाय कोई भी ऐसा डे नहीं है जैसे योगा डे है। विमेन डे पकड़ गया है क्योंकि वो विमेन ने उसको ओनरशिप लिया है। यूएन का ओनरशिप प्लेटफॉर्म है। योगा दुनिया ने खुद ने ओनरशिप ले ली है। तो अब योगा के साथ मैं आयुर्वेद ले आया, आयुर्वेद के साथ भारत की परंपराएं ले आया, उसके साथ मैंने कोविड में ऑल्टरनेट मेडिसिन ले आया, मैंने ब्रिक्स में ऑल्टरनेट मेडिसिन का सब्जेक्ट रखा, मैंने G20 में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सब्जेक्ट रखा। यानी आप देखिए चीज मैं छोड़ता नहीं हूँ। आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी हैं कि अभी ये दिख रहा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कि 4 जून को यही रिजल्ट आएगा, जरूर ईवीएम में कोई चिप डाला, मोदी चिप। ऐसा है, आप कुछ भी कहिए वो उसका अर्थ यही निकालते हैं। उनको इतने डरे हुए हैं ना जी। कुछ लोग होते हैं ना जो दीवार पर उनको थोड़ा सा वो दिखता है, किसी को उसमें भी भूत दिखता है। अरे दीवार पे ऐसे ही कलर में थोड़ा वो बनाने वाला है बेचारा, उसको रात में वो ही देखता है, सो नहीं पाता है वो। ऐसे लोग होते हैं, उनका क्या करोगे? उनका मनोवैज्ञानिक, अब मैं मुझे नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मनोविज्ञान के लिए, ऐसे लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन आज आपने बहुत बहुत धन्यवाद। पाठशाला में बहुत सारे अध्याय देश के खोल दिए और बहुतों की- न्यूज़आर का भी एजेंडा और सेट बहुतों कर की दिया। क्लास भी लगा दी। मुझे उम्मीद है आपको पाठशाला अटेंड करके इतने दिन बाद अच्छा लगा होगा। नहीं मैं ऐसा है, आपका न्यूज अवर हो, आपका पाठशाला हो, उसने एक अलग लेवल है, मैं मानता हूँ। ये ठीक है कि न्यूज अवर में तू मैं वाले लोग भी आते हैं, पाठशाला में
अलग से आपने उसको डेवलप किया है। लेकिन एक, क्योंकि आपको भी तो वैरायटी लेके आना पड़ता है जी वरना तो एक गाड़ी चलती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने भावुक होकर भी और देश को आगे ले जाने के लिए जो हमें बाबू रास्ते, का तो मेरा पर्सनल एक है दुनिया, मेरी क्या करेंगे। लेकिन आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने हमसे मुझे बात जी की। सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं मीडिया में। ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है, और आपको भी लगता है यार कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे। तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ, वरना गाली की सुनो। ये हाल करके रख दिया है जी आपके पूरे क्षेत्र में। और दूसरा, देश में पहले पत्रकारिता थी, अखबार आता था तो वो मानता है पत्रकार है ना, उसकी एक वैल्यू थी। आज सोशल मीडिया से सभी पत्र, उसको वो जानता है कि ये वो व्यक्ति लिख रहा है, मतलब फिर उसको लेख नहीं दिखता है, उसका ट्विटर याद रहता है, जब उसकी तो ये सोचे तो ये लिखेगा ही। तो वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू सिस्टम रहे, क्योंकि 30 साल पत्रकारिता में हर फेज देखा है। फिर भी मैं बताता हूँ, आप दबाव में जी रहे हैं जी, आप भी दबाव में जी रहे हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको भी यहाँ आने से आए रहता होगा, पक्का रहता होगा कि यार मोदी को 2 सवाल तो टेढ़े पूछने ही पूछने हैं, वरना ये मत क्योंकि आपको चिंता है कि बाद में फिर कोई ये आलोचना ना करे, क्योंकि उनको मालूम है उनको इसके कंटेंट पे इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसी में इंटरेस्ट है कि मोदी को आपने फंसाया कि नहीं फंसाया, इसी में इंटरेस्ट है। अगर फंसाया तो इंटरव्यू अच्छा, नहीं फंसाया तो फ्रेंडली मैच थी। लेकिन वो गीता का ज्ञान है ना, कर्म की है जब फल की इच्छा मत करे इंसान। प्रधानमंत्री जी बहुत 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 धन्यवाद, आपने समय दिया और सवालों। शुभकामनाएं भी जो इलेक्शन। थैंक यू। 4 जून के बाद मिलेंगे। बिल्कुल, Thank you. इंतजार रहेगा। 2007 में भी आपने चुनाव के बाद मुझे दिया था, तो इंटरव्यू दिया था इंतजार। आपको। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.